नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। होप आप सब अच्छे ही होंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक है सेविंग ऑफ सर्टेन लोन्स, वीडियो 6 फंडामेंटल राइट्स। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। आर्टिकल 31 हमने क्या पढ़ा था पिछली वीडियो में? राइट टू प्रॉपर्टी, जिसको रिपेल कर दिया था 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 ने। उसके ही कुछ आगे सब पार्ट्स हैं। आर्टिकल 31A सेविंग ऑफ लॉज प्रोवाइडिंग फॉर एक्विजिशन ऑफ एस्टेट्स एट्सेट्रा। इसमें हम बात करते हैं एक्विजिशन ऑफ एस्टेट्स, यानी कि कोई भी, जैसे कि एस्टेट्स जैसे कोई प्रॉपर्टी हो गया, कोई भी इंस्टीट्यूशन हो गया, कोई कॉरपोरेशन हो गया, कोई इंडस्ट्री हो गया, उसका एक्विजिशन। ओके, तो इससे हम बात करते हैं। ये 31A इंस्टीट्यूशन को, एक्विजिशन को प्रोटेक्ट करता है। कौन से आर्टिकल से? आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 से। ओके, सेकेंड पॉइंट, टेकिंग ओवर ऑफ मैनेजमेंट प्रॉपर्टीज बाय स्टेट, यानी कि कोई बोर्ड की प्रॉपर्टीज़ है, जैसे कोई, हर इंस्टीट्यूशन में हर एक बोर्ड होता है, जैसे कोई ट्रस्ट होती है, उसका एक बोर्ड होता है, तो वो मैनेजमेंट की प्रॉपर्टी होती है किसी बोर्ड की स्पेसिफिक। तो उसका मर्जर या उसको अपने अंडर मिला लेना स्टेट के द्वारा, उससे प्रोटेक्ट करता है कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 31 है। और ये सारा कॉन्ट्ररी है आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 की। थर्ड पॉइंट है इसका, अमलगमेशन ऑफ कॉरपोरेशंस, यानी कि मिक्सचर हो जाता है, मर्जर्स हो जाते हैं, उसको हम बोलते हैं अमलगमेशन ऑफ कॉरपोरेशंस। किसी स्टेट इंस्टीट्यूशन के साथ कोई प्राइवेट या कॉरपोरेशन का मर्जर। ओके, ये थर्ड पॉइंट हो गया इसका। फोर्थ पॉइंट है मॉडिफिकेशंस ऑफ राइट्स ऑफ डायरेक्टर्स एंड शेयर होल्डर्स, कुछ बाय स्टेट। तो ये उससे भी प्रोटेक्ट करता है कि जैसे कोई इंस्टीट्यूशन है, किसी का बोर्ड है, जैसे कि हम कोई भी ट्रस्ट ले सकते हैं, उसमें 12 मेंबर का बोर्ड है, तो उसमें जो कुछ शेयर होल्डर्स का शेयर है, कुछ बोर्ड मेंबर्स हैं, उनके राइट्स को ही चेंज कर दिया स्टेट ने, तो उससे प्रोटेक्शन देता है उस बोर्ड को, उस ट्रस्ट को, उस ट्रस्ट के बोर्ड को। ओके, फोर्थ। अब हो गया फिफ्थ पॉइंट, मॉडिफिकेशन ऑफ माइनिंग लीजेस। जैसे कि अब क्या है कि माइनिंग जो 2016 के बाद है कि अब कॉन्ट्रैक्ट, पहले टेंडर छूटता था, ऐसे ही डायरेक्ट कोई भी ले सकता था, अब लेकिन उस पर बोली लगती है, यानी ऑक्शन होता है, ऑक्शन के द्वारा माइनिंग के टेंडर छुटाए जाते हैं। पहले डायरेक्ट ऐसे ही क्रोनी कैपिटलिज्म चलता था कि अपने किसी फैमिली मेम्बर्स को या रिलेटिव्स को ही माइनिंग के कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब ऑक्शंस के द्वारा दिए जाते हैं। तो उसमें भी स्टेट, जैसे जिस स्टेट में माइनिंग हो रही है कोल की या किसी और चीज़ की, तो उस टाइम उसमें कॉन्ट्रैक्ट्स में कुछ ना कुछ स्टेट अपना रूल लगा के स्टेट लिस्ट के द्वारा मॉडिफिकेशन कर देता था, तो वो भी बैन कर दिया है इस आर्टिकल 31A ने। और ये सब कॉन्ट्ररी है आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 के। आर्टिकल 31, जैसे कि हमारा 31A आर्टिकल के 5 पॉइंट्स हो गए हैं। अब इसमें एक एक्सेप्शन, ये एक्चुअली जो सारे आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 31A, 31B, 31C सेविंग ऑफ सर्टेन लॉज के अंडर, ये सारे एक्सेप्शंस हैं, यानी फंडामेंटल राइट्स के एक्सेप्शंस केसेस। एक्सेप्शन और भी है 31A में। आर्टिकल 31A के तहत जब कोई स्टेट लॉ बनाता है, तो उस लॉ को इम्यूनिटी प्रोवाइड होती है जुडिशियल रिव्यू से। जुडिशियल, मैं दोबारा बता देता हूँ, जुडिशियल रिव्यू से इम्यूनिटी प्रोवाइड कब होती है? जब कोई स्टेट लॉ बना है और उसको प्रेसिडेंट कंसिडरेशन के लिए रखा गया है और प्रेसिडेंट उसको एसेंट दे देता है, एट दैट टाइम स्टेट लॉ को जुडिशियल इम्यूनिटी मिलती है। अगर वो प्रेसिडेंट कंसिडरेशन के लिए कोई भी स्टेट लॉ अगर नहीं है। अब इसमें एक चीज़ और है कि जैसे कि एक्वायरमेंट ऑफ, हमने लिखा पहला टर्म एक्वाजिशन ऑफ एस्टेट्स, दैट मीन्स कि आप किसी स्टेट की प्रॉपर्टी, कोई स्पेसिफिक ट्रस्ट या कोई किसी का एग्रीकल्चर लैंड है या कोई प्रॉपर्टी, कोई बिल्डिंग है, उसको एक्वायर करते हैं, तो उसको जो मार्केट वैल्यू है
उसके हिसाब से पेमेंट करना होगा, उससे कुछ ऊपर ही पेमेंट करना होगा उस बंदे को। जैसे हम कोई रोड्स बनाती हैं स्टेट्स या सेंट्रल रोड्स बनाते हैं, टेंडर छोड़ते हैं NHAI के द्वारा, तो उसके द्वारा जो रोड्स बनते हैं उसमें बीच में जो प्रॉपर्टीज़ आती हैं उनको एक्वायर किया जाता है। तो उसमें जो प्रॉपर्टी जिसकी होती है उसको मार्केट वैल्यू के हिसाब से रेट दिया जाता है, उससे कम नहीं। मान लो किसी का 1 हेक्टेयर लैंड है, तो वो डिपेंड्स कि वो 1 करोड़ का है 2 करोड़ का है, तो वो मार्केट वैल्यू होगी उसकी, देखी जाएगी, उसके हिसाब से उसको पे किया जाएगा। ये एक एक्सेप्शन था इसमें आर्टिकल 31A में, और एक जुडिशियल रिव्यू का। 2 एक्सेप्शंस हो गए हैं इसमें। अब बात करते हैं आर्टिकल 31B, वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स। ये आर्टिकल 31A से भी वाइडर है। ये इन 5 जो पॉइंट्स मैंने 31A में बताए, इनको तो इम्यूनाइज करता है, यानी इम्यूनिटी देता है। और इसमें एक एक्सेप्शन केस है कि जो अपना शेड्यूल है 9th शेड्यूल जो है अपना, यानी अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें 12 शेड्यूल्स मिलते हैं, उसमें से 9th शेड्यूल जो कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 में ऐड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में। उसमें कुछ क्लोजेज ऐड किए गए, जैसे कि जैसे जमींदारी हुआ, अबोलिशन ऑफ लैंड रिफॉर्म्स हुआ, इस टाइप की जो रिफॉर्म्स वगैरह, ये इस 9th शेड्यूल में ऐड किए गए। कौन से अमेंडमेंट के तहत? फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 के तहत। और इनको जुडिशियल स्क्रूटनी यानी जज जो कोर्ट्स है हमारे, वो इसको इन मैटर्स पे अपनी जजमेंट ना दे पाए, उनसे बचाने के लिए 9th शेड्यूल में ऐड कर दिया गया। कुछ जैसे कि लैंड रिफॉर्म्स के केसेस, जमींदारी के केसेस या अबोलिशन ऑफ लैंड रिफॉर्म्स, तो उस टाइप के जो क्लोजेज हैं वो सारे इसमें ऐड कर दिए गए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिर एक जजमेंट दिया 24 अप्रैल 1973 को कि इस डेट के बाद जो भी क्लोजेज 9th शेड्यूल में ऐड किए जाएंगे, जो कि पहले उनको बचाव के लिए ऐड किया जाता था कि जो कोर्ट्स इंटरफेयर ना कर सके इन टॉपिक्स पे, तो 1973 के बाद जो भी इसमें क्लोजेज ऐड होंगे 9th शेड्यूल में, उन पे कोर्ट्स के पास जुडिशियल रिव्यू की पावर है। ये सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दिया। ठीक है, तो इस सेक्शन में 9th शेड्यूल में मैंने बता दिया कि एक्सेप्शन केसेस को रखा जाता था ताकि कोर्ट्स इंटरफेयर ना कर सके। लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो भाई हाईएस्ट अथॉरिटी है, अपनी पावर का सही इस्तेमाल करके उसने जजमेंट दे दिया कि हम सबसे बड़े हैं, हमसे आगे कोई नहीं है। ठीक है, हमारा रूल सर्वप्रिय होगा, सबसे ऊपर होगा। तो अब बात करते हैं आर्टिकल 31C की। सेविंग ऑफ लॉज गिविंग इफेक्ट टू सर्टेन DPs मीन्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। वो लॉज जो कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को प्रोटेक्शन देता है, ये आर्टिकल 31C कहता है अपनी लैंग्वेज में। अब कौन सी प्रोटेक्शन देता है? जो आर्टिकल 39B के तहत है, सोशलिस्ट DPs यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है हमारे, उनको आर्टिकल 31C प्रोटेक्शन देता है। कौन से आर्टिकल से? आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19। ये कहता है कि आर्टिकल 39 जो कि सोशलिस्ट DPSPs है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, DPSPs हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं। तो ये जब कॉन्ट्रावेंशन यानी कॉन्ट्ररी होगा आर्टिकल 14 और 19 के, तो फंडामेंटल राइट्स विल प्रिवेल, यानी ये प्रिवेल करेंगे, इनका डिसीजन माना जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, इसमें 2 प्रोविजंस है। फर्स्ट तो जैसे मैंने आपको बता दिया कि दोनों के कॉन्ट्ररी में फंडामेंटल राइट्स प्रिवेल करेंगे, उनकी प्रेफरेंस ज़्यादा रहेगी 39B की कम। लेकिन इनको भी प्रोटेक्शन दी गई है कि स्टेट कोई लॉ बनाती है तो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंट करेगी, सोशलिस्ट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो हैं। लेकिन एक्सेप्शन क्या हो गया कि जब भी ये दोनों कॉन्ट्ररी होंगे तो फंडामेंटल राइट्स विल प्रिवेल, उनकी प्रेफरेंस ज़्यादा रहेगी। सेकंड केस इसमें कि कोई भी
ऐसे कोई डिक्लेरेशन इस आर्टिकल के अंदर नहीं बनाया जा सकता कि जिसमें कोर्ट्स इंटरफेयर ना कर सके। तो ये पहला जो इसका केस था, फर्स्ट केस जैसे ये हो गया, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस 1973 में ये कहा कि जो इसका फर्स्ट 31C का सब क्लोज ए है वो उसको वैलिड, कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड डिक्लेयर कर दिया गया। और जो सेकंड क्लोज जैसे कि कोई भी डिक्लेरेशन इस लॉ के तहत नहीं बनाया जा सकता जिसमें कोर्ट इंटरफेयर ना कर सके, तो उसको अनवैलिड कर दिया गया सेकंड प्रोविजन को केशवानंद भारती केस 1973 के तहत कि भाई जुडिशियल रिव्यू कोर्ट्स का बेसिक फीचर है, इसलिए आप ऐसा कोई डिक्लेरेशन नहीं बना सकते जिसमें कोर्ट्स इंटरफेयर ना कर सके आर्टिकल 31C के तहत। तो फिर कुछ टाइम के बाद मिनर्वा मिल्स केस 1980 में सुप्रीम कोर्ट ने एक अनदर जजमेंट अपना पास किया कि जो फर्स्ट केस हमने वैलिड करा था कि भाई फंडामेंटल राइट्स को कॉन्ट्ररी होगा, प्रिवेल करेगा सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स पे, तो वो अनवैलिड है। यानी आर्टिकल 31C के जो भी दो प्रोविजंस हैं वो अनवैलिड हैं। ये मिनर्वा मिल्स केस केशवानंद भारती केस में जिसमें वैलिड किया था, और मिनर्वा मिल्स केस 1980 में अनवैलिड कर दिया उसका फर्स्ट प्रोविजन भी। तो इसमें दो केसेस आ गए। मिनर्वा मिल्स केस 1980 और केशवानंद भारती केस 1973। अब सिंपल से उसमें मैं समअप करूं तो केशवानंद भारती केस में सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स आर्टिकल 39B को इसने वैलिड डिक्लेयर कर दिया था फर्स्ट प्रोविजन को, और कोई भी ऐसा डिक्लेरेशन जो जिसमें कोर्ट्स इंटरफेयर न कर पाए, उसका सेकंड प्रोविजन था आर्टिकल 31C का, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था। ये कह के कि भाई जुडिशियल रिव्यू कोर्ट्स का बेसिक फीचर है, बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में आता है। और तो फिर मिनर्वा मिल्स केस कुछ टाइम के बाद 1980 में सुप्रीम कोर्ट ने एक अनदर जजमेंट दी कि भाई इसका जो फर्स्ट केस है जिसमें फंडामेंटल राइट्स प्रिवेल करेंगे इन केस ऑफ डेडलॉक बिटवीन प्रिंसिपल्स एंड फंडामेंटल राइट्स, तो वो 1980 में वो जजमेंट भी, वो प्रोविज़न भी खारिज कर दिया कि कोई भी नहीं रहेगा। तो ये कुछ एक्सेप्शंस थे जो कि हमने कवर किया आज रिव्यू ऑफ सर्टेन लॉज के अंडर वीडियो 6 में फंडामेंटल राइट्स में। ये फंडामेंटल राइट्स के एक्सेप्शन थे आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 के कॉन्ट्ररी, यानी इनसे क्रिटिक होता है इनका। तो होप आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा। अगर कुछ डाउट्स हैं तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आज के लिए इतना ही दोस्तों, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टॉपिक था, इसको ध्यान से समझिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए आर्टिकल के साथ। धन्यवाद दोस्तों। मुझे जीतने की आदत है, यही दुश्मनों की शामत है, रग रग में इंडिया।